वेलकम बच्चों, मार्गस आईएएस पे आपका स्वागत है। मोदी जी अलग अलग चीजें करते रहते हैं और फिलहाल इन्होंने स्पेशल सेशन बुला के महिला बिल पास किया है, मतलब कि वुमेन रिजर्वेशन बिल। उनका नाम उन्होंने बहुत अच्छा रखा है। क्या रखा है आप नाम देखें, नारी शक्ति वंदन बिल नाम रखा है उन्होंने। और इस बिल के साथ ही पास होने से ही महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिल गया है। कहां कहां मिल गया आपको बता दूं, जहां पे डायरेक्ट इलेक्शन है, मतलब पंचायती राज में पहले से था, 1992 के साथ था। अब लोकसभा और असेंबली दोनों में जब डायरेक्ट इलेक्शन आप वोट करेंगे, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे वोटिंग में, पब्लिक जहां इलेक्ट करती डायरेक्टली, उन सभी संस्थानों में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन अलॉट हो गया। सिर्फ इस पे मुर्मू मैडम का हस्ताक्षर रखना बाकी है। जब वो साइन कर देंगे तो ये बिल एक्ट में परिवर्तन हो जाएगा। और ये बिल नंबर 128 था। चलो इसके बारे में मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है, बहुत कुछ बोलना है। पहले तो ये बोलना है कि ये बिल लाया क्यों गया। देखो, ये बिल जनरली देखा जाए डेमोक्रेसी में कोई भी चीज डेमोग्राफी के लिए तो की जाती, उससे पहले अपनी डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। तो लगता है कि मोदी जी को ऐसा फील हुआ कि चलो आप कुछ ऐसा मुद्दा लेके आया जाए, कुछ ऐसी चीजें लेके आया जाए। और ये मुद्दा बहुत पुराना है, आज का मुद्दा नहीं है। 1996 से इस पे कई सरकारों ने कोशिश की है, यूपीए की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, सबने इस पे कोशिश की और सबने इस पे अलग अलग तरीके से बिल लाने की कोशिश की और सभी असफल रहे। मुझे पता ही है, आप एक ही बंदा इंडिया में मैजिकल है जो बिल दे दो तो एक्ट बन जाता है, और बिल बिकम एक्ट नोन एज इक्वल टू मोदी प्लस अमित शाह। तो ये दोनों बंदे जो है वो गेम चेंजर है इंडियन पॉलिटिक्स में, और दोनों ने ही बिल लाया, एक्ट में बना दिया। तो मतलब इनका बिल चाहे वो बाद में जो वापस लेना पड़े, मगर एक्ट से पहले रुकती नहीं है इनकी बिल। तो चलो आज आपको मैं बताऊंगा कि महिला रिजर्वेशन बिल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों लाया गया। तो एक महिलाओं के लिए सम्मान, तो देखो आजकल एक एक्ट के थ्रू देना, मुझे लगता है ये थोड़ा सा महिलाओं के साथ जाती हो जाएगा। महिला हमेशा से ही इंडियन कल्चर में और देखा जाए सनातन धर्म के अंदर बहुत ऊंचा मकाम है उनके लिए दिया गया है, और महिला सम्मानित रहा है। उसको रिजर्वेशन दे के उसको अपलिफ्टमेंट करना तो एक तरह से एक तरीके से सोशल चीजों पे उसको लेके आने के बराबर है। बट जनरली देखा जाए कि हमारे जितने भी देवता है या देवियां हैं, सब महिलाएं, और उनमें हम उनको वर्शिप करते हैं। अभी नवरात्रि का टाइम आएगा, हम खूब उनकी पूजा करते हैं, फिर भी उनके लिए हमें बिल लाना पड़ता है। ये सोचने की बात है कि हमें बिल क्यों लाना पड़ा। मैं क्रिटिसाइज भी कर रहा हूं और मैं सपोर्ट भी कर रहा हूं। मैं कंफ्यूज हो गया हूं टोटली कि मैं क्या करूं, बट आप लोगों को बताना है तो फैक्ट तो बताना ही पड़ेगा। तो चले आज फैक्ट की बात करते हैं और बिल को पढ़ाई करते हैं। बिल क्यों लाया गया ये तो हम बहुत बार बोल देंगे, समझा देंगे, डिटेल में बताएंगे। पहले बिल के अंदर था क्या और बिल के अंदर है क्या, और बिल आपको क्या वापस देने वाला है, इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। जस्ट फोकस द बोर्ड। जस्ट देखो, ये बिल जो आपका है नारी शक्ति वंदन बिल है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है। 2023 में बिल लाया गया है। ये बिल एक बता दूं आपको, ये स्पेशल सेशन का बिल था और न्यू पार्लियामेंट में लाया गया। आपको पता है कि न्यू पार्लियामेंट बनाया गया, क्यों बनाया गया, उसमें बहुत सारी सीटें बढ़ाई गई। क्यों बढ़ाई गई, उनको पता था कि आने वाले टाइम में वो डिलिमिटेशन करने वाले हैं। और डिलिमिटेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके तहत आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बढ़ा सकते, घटा सकते, नंबर ऑफ सीट्स एमपी एमएलए के बढ़ा घटा सकते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, और ये जो डिलिमिटेशन के जो कमीशन होते हैं उनके पास एनफोर्सिंग पावर है, और इसके डिसीजन के खिलाफ आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। तो पहला मैं बता दूं, डिलिमिटेशन कमीशन इंडिया में है, अब तक 4 कमीशन बने हैं, 52 में, 63 में, 72 में और 2002 में। 2002 का जो कमीशन बना था उसने क्लियरली कट कर दिया कि 2026 तक, अभी तक ये इस पे रोक लगी हुई है, 2026 के बाद ही डिलिमिटेशन कमीशन को बनाया जाएगा। तो मोदी जी ने जो बिल, ये नारी शक्ति वंदन बिल जो लेके आए हैं, ये बिल 2029 के लोकसभा के इलेक्शन में अप्लाई होगा, ना कि ये 2024 के इलेक्शन में। बिकॉज उससे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, डिलिमिटेशन कमीशन बनानी पड़ेगी जो 2026 के बाद। तो जो महिला बिल, जो नारी शक्ति वंदन बिल जो 2023 में मोदी जी ने पास करवाया लोकसभा और राज्यसभा से,
उस बिल का जो अप्लाई होने का डेट है वो 2029 है। तो 29 में क्यों अप्लाई होना है? बिकॉज उससे पहले डिलिमिटेशन कमीशन बनना है, और डिलिमिटेशन कमीशन का जो वर्किंग स्टाइल है कि जो भी डिसीजन ये लेंगे उस डिसीजन को बाइंडिंग इन फोर्स होगा, इस पे कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है। डिलिमिटेशन कमीशन बनने से पहले क्या होगा? सेंसस का गठन होगा, और सेंसस इंडिया में पहली बार अंग्रेजों के टाइम में हुआ था, वो 1881 में हुआ था, और 81 के बाद लास्ट सेंसस जो हुआ था 2011 में हुआ था, 2011 में हुआ था, और 2021 में होना था। हर एक सेंसस में 10 साल का गैप होता है, और 2021 में कोविड करके क्या हुआ? कोविड करके कोई भी सेंसस नहीं हुआ, और जिसके कारण से ये सेंसस अभी बाकी है। तो ये कह रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन के बाद ये सेंसस भी करवाएंगे, सेंसस के बाद वो डिलिमिटेशन कमीशन भी बताएंगे और बनाएंगे, और डिलिमिटेशन कमीशन बनाने के बाद फिर वो डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करेगी कि कौन सा सीट महिलाओं में रिजर्व होगा, कौन सा महिलाओं में नहीं रिजर्व होगा, कितनी सीटें बढ़ेगी लोकसभा में, कितनी सीटें घटेगी लोकसभा में। ये सारा का सारा जो प्रोविजन है वो डिलिमिटेशन कमीशन ही डिसाइड करेगा, और डिलिमिटेशन कमीशन बनने के बाद जो प्रक्रिया होगी उसके बाद इस बिल का जो प्रारूप है, जो प्रोविजन ऑफ दिस बिल कंटेन बाय द बिल कंटेन एंड पास बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा, उसके जितने भी प्रोविजन है या प्रोसीजर है वो सारे अप्लाई होंगे। कब होंगे? जब डिलिमिटेशन कमीशन हो जाएगा, उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, और वो डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करेंगे कि कौन सा सीट रिजर्व होगा महिलाओं के लिए, कौन सा सीट महिलाओं को रिजर्व नहीं होगा। अभी क्यों नहीं होने किया? अभी करने पे क्या होगा कि ये माना जाएगा कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। यदि मान लो कि एक एग्जांपल मैं दे दूं, मान लो कि मोदी जी लड़ रहे हैं कहां से? बनारस से, और बनारस का सीट रिजर्व कर दिया जाए महिलाओं के लिए, तो वो कहां से इलेक्शन लड़ेंगे? तो इस तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए अभी इसको बिना सेंसस, बिना डिलिमिटेशन के ये बिल की प्रोविजन को अप्लाई गवर्नमेंट नहीं करेगी। तो इसके लिए महिलाओं को एक बहुत बड़ा सौगात मिला है, पर ये सौगात जो सही मायने में उसमें फल लगने वाला है, जिसको उपयोग किया जाएगा, वो 2029 के इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन में ही किया जा सकता है। अब आते हैं कि ये महिला आरक्षण बिल जो था, वुमेन रिजर्वेशन बिल जो था, वो पहली बार कब हम टाइमलाइन की बात करते हैं, पहली बार 1996 में इंट्रोड्यूस हुआ, और 1996 में जो यूपीए की गवर्नमेंट है, और यूपीए की गवर्नमेंट ने इस बिल को लेके आए, और इस बिल को लाने के बाद ही उन्होंने पार्लियामेंट्री, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, मतलब कि जेपीसी के अंदर क्या कर दिया, इस बिल को डाल दिया गया। और जेपीसी में क्या होते हैं? दोनों पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, और ये बिल को जेपीसी में डालने के बाद जेपीसी उस बिल को एनालाइज करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी। जेपीसी एक बहुत अच्छी, मतलब एक बहुत अच्छा प्रोविजन है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में, और उसमें क्या होता है? जनरली लोकसभा के ज्यादा मेंबर होते हैं, यदि राज्यसभा के 5 है तो लोकसभा के 10 होंगे, मतलब डबल देन द राज्यसभा के मेंबर होते हैं। और जेपीसी का काम है इन्वेस्टिगेट करना कोई स्पेशल प्रोविजन पे या स्पेशल मुद्दे पे। तो उसके बाद उन्होंने जेपीसी की रिपोर्ट कब आई? जेपीसी की रिपोर्ट आई 9 दिसंबर 1996 को, और ये बिल फिर से रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की गई। उसके बाद सरकार गिर गई, अटल जी की सरकार आई 1998 में, अटल जी ने फिर इस बिल को लेके आए, और अटल जी ने उस टाइम बिल को किसको भेज दिया? एक क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री, स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया। और स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी जो होता है पार्लियामेंट का, वो क्या होता है? परमानेंट कमेटी होता है, और इसमें मैक्सिमम जो मेंबर हो सकते हैं वो 31 हो सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप जो भी मैं प्रोविजन भी बता रहा हूं उसके साथ स्टैटिस्टिक्स भी बता रहा हूं, तो आपको दोनों को ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आपको ये ना कंफ्यूजन हो कि स्टैंडिंग कमेटी क्या है, जेपीसी क्या है। जेपीसी एक पर्टिकुलर मुद्दे के लिए बनाई जाती है, और स्टैंडिंग कमेटी एक परमानेंट कमेटी है, किसका? पार्लियामेंट का, जिसमें कितने मैक्सिमम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं? 31। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर इस बिल को एनडीए गवर्नमेंट ने 1999 में लेके आए, फिर एनडीए गवर्नमेंट ने 2003 में लेके आया, और इस तरीके से बिल पे चक्कर पे चक्कर लगाते गए, और बिल को किसी ने पास नहीं किया। और फाइनली देखा जाए तो यूपीए गवर्नमेंट ने 2008 में इस बिल को, यूपीए गवर्नमेंट 1, जो कि अटल जी की गवर्नमेंट के 2004 के बाद, अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट जाने के बाद जो एक मोर्चा बना के गवर्नमेंट बनाई गई थी, कांग्रेस लेड बाय द गवर्नमेंट, वो यूपीए 1 थी। यूपीए 1 ने भी फिर से इस बिल को लाया, और फिर से उन्होंने इस बिल को कहां रखा? स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया, और स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस बिल को राज्यसभा में लाया गया, राज्यसभा से पास करा के फिर जाके लोकसभा में ट्रांसमिट की गई, और लोकसभा भंग होने के बाद ये बिल डिसॉल्व हो गया, फिर से ये बिल आगे जाके काम नहीं आया। तो फिर
अभी नया पार्लियामेंट भवन जो बनाया मोदी जी ने, फिर उन्होंने कहा कि गणेश चतुर्थी का फायदा उठाया जाए और कुछ ऐसा बिल लाया जाए जिससे ये लगे कि हम एक नया पार्लियामेंट में इतिहास बना रहे हैं। और उस इतिहास को बनाने के लिए मोदी जी ने फिर 2023 में, मतलब अभी के टाइम में, उन्होंने बिल लेके आया और पहला बिल उन्होंने लोकसभा में रखा और बिल का नाम रखा उन्होंने नारी शक्ति बंधन बिल। और उस नारी शक्ति बंधन बिल को लोकसभा से 452 वोट मिले और 2 वोट उसके अगेंस्ट, एक वोट ओबीसी का था और एक का मुझे क्लियर नहीं है किसने वोट दिया, तो मतलब इसके खिलाफ में 2 वोट पड़े और फेवर में कितने पड़े, 452 वोट पड़े। मतलब कि देखा जाए यूनानिमस डिसीजन रहा लोकसभा का इस बिल को पास करने में। फिर ये बिल कहां गया, राज्यसभा के अंदर गया और राज्यसभा ने इसको 214 बिल मतलब वोट के माध्यम से इस बिल को पास किया। और उस जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा ने इस बिल को पास कर दिया, अब इसमें सिर्फ प्रेसिडेंट मैडम मुर्मू जी का साइन होना बाकी है। जैसे ही प्रेसिडेंट का एसेंट मिलने के बाद ये बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। एक्ट बनने के बाद 2029 में इस बिल को लागू कर दिया जाएगा। लागू करने के लिए 2 कंडीशन है, पहले डिलिमिटेशन और सेंसस गवर्नमेंट को दोनों करवाने पड़ेंगे और उसके रिपोर्ट के आधार पर ही ये बिल लागू होगा। अब मैं बता दूं कि लोकसभा के अंदर पहले देखा जाए कि एससी का सीट कितने थे, 84 और एसटी कितने थे, 47। ये एससी एसटी के जितने सीट रिजर्व हैं इनमें से 33% सीट रिजर्व हो जाएगी महिलाओं के लिए देखा जाए तो, और जनरल की जितनी सीटें हैं उनमें से 33 सीट रिजर्व हो जाएगी महिलाओं के लिए। तो इस तरह से देखा जाए जनरल प्लस एससी एसटी एंड एससी एसटी और जनरल तीनों कैटेगरी के लिए 33% सीट रिजर्व हो जाएगा। इससे पहले जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एससी एसटी और जनरल के लिए था वो था आपका पंचायती राज बिल में, पीआरआई बिल के अंदर था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बिल के अंदर था, जो कि 1992 में आया था, जिसमें 243 क्लॉज नंबर डी जो है ये बताता है पंचायती राज का कि देयर शुड बी रिजर्वेशन फॉर द एससी एसटी और जनरल के लिए महिलाओं के लिए 33%, राइट। तो इस तरह से देखा जाए कि ये जो महिला आरक्षण बिल है, अब आपका देखा जाए जहां भी डायरेक्ट इलेक्शन होगा, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो और चाहे पंचायती राज हो, तीनों जगह जहां पे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ लोग है या पीपल है, वहां पे 33% महिलाओं की रिजर्वेशन इस बिल के द्वारा सुनिश्चित कर दिया गया है। और पंचायती राज में पहले से था और लोकसभा और विधानसभा में इस बिल के तहत उसको 33% रिजर्वेशन कर दिया गया है, राइट। तो अब देखा जाए कि इस बिल का जो मेन प्रोविजन चेंज कहां हो रहा है, एक आर्टिकल 330A ऐड किया गया है और देखा जाए तो 239A बिल ऐड किया गया है एनसीटी के लिए, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एरिया के लिए, दिल्ली के लिए। तो दिल्ली में भी, क्योंकि दिल्ली में असेंबली है, तो इसके अंदर भी 33% महिलाओं के लिए बिल रिजर्व कर दिया गया है। और वैसे लोकसभा और राज्यसभा के लिए आपका देखा जाए तो 330A आर्टिकल इंसर्ट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो बच्चों, मैं आपको महिला आरक्षण बिल में जो मोदी जी लेके आए हैं और इस बिल के पास होते ही, मुर्मू जी के साइन होते ही, ये बिल महिलाओं के लिए 33% असेंबली और पार्लियामेंट दोनों में सीट रिजर्वेशन दे दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो एक देखा जाए महिलाओं का जो सम्मान जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे प्रियम्बल में है, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 21 तक क्लियर कट लिखा हुआ है। तो इस जो फंडामेंटल राइट्स को, बेसिक राइट्स को और एनराज करते हुए, उनकी अपलिफ्टमेंट को और बढ़ाते हुए, उनको एक डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन को एक मजबूती के रूप में एस्टैब्लिश करने के लिए ये महिला आरक्षण बिल लाया गया। और महिला आरक्षण बिल लाते ही भारत देखा जाए तो विश्व में एक बहुत मतलब कि एक प्रॉमिटिंग कंट्री बना है, डेमोक्रेटिक कंट्री बना है, जिन्होंने महिलाओं के लिए सीट रिजर्व किया है अपने असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर। थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।